Assalamu alaikum everyone, this is the Channel Nursing Officers. Today we are going to start the first disorder of the cardiovascular system, that is hypertension. Before starting, subscribe to the Channel Nursing Officers to get more updates and videos. Let's start with the introduction. ब्लड प्रेशर होता है कि कितना फोर्स है ब्लड का जो फ्लो होता है इनसाइड द आर्टरीज. ओके, द फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं दैट दिस इज द आर्टरी. जो मिडल की स्पेस होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, दैट इज द ल्यूमिन. ओके, ये स्पेस है, इट्स ल्यूमिन. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ. इसके बाद लेयर्स ऑफ द आर्टरीज इज लाइक दिस. जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम ट्यूनिका इंटीमा. ट्यूनिका इंटीमा. जो मिडल वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया. याद रखना, ट्यूनिका मीडिया. जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना. साथ साथ में ये भी आप याद रखो दैट ट्यूनिका इंटीमिया इज लाइनेड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ये भी एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. इट इज लाइनेड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ऐसे ही जो ट्यूनिका मीडिया होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. कौन बनाता है? स्मूथ मसल्स. ओके, इट्स अ थिक लेयर among the three layers. सबसे थिक लेयर कौन होता है? दिस ट्यूनिका मीडिया. ओके, इसके बाद जो एक्सटर्नल लेयर होता है दैट इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना. ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस लेयर. ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स. इलास्टिक फाइबर्स या कोलेजन फाइबर्स. ओके, अंदर ये जो लूमिन होता है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये भी आप याद रखें, बेसमेंट मेम्ब्रेन. थोड़ा सा मैंने क्लू दिया आपको अबाउट द आर्टरीज. जो भी ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज ल्यूमिन में, ठीक है ना, वो टकराता है, स्ट्राइक्स टुवर्ड्स द दीज लेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल, लेयर्स ऑफ द आर्टरी, ठीक है ना, ये स्ट्राइक होता है उससे. और इंटर्न आर्टरीज रेजिस्टेंस देती हैं. जो ये स्मूथ ट्यूनिका का मीडिया है, स्मूथ मसल्स हैं, ये कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है ना, इंटर्न. उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है ना. ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली 120/80. देखो ये 120 इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये यहाँ पे याद रखें, टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर आर देयर. वन इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, अब आपको ये दिमाग में आ रहा है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है. ये भी आप याद रखें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब भी प्रेशर होता है ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, ठीक है ना. जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, जो भी ब्लड होता है वो एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है. इंटर्न जब भी उस टाइम बीपी होता है दैट इज अबाउट, ब्लड प्रेशर होता है दैट इज अबाउट 120 mmHg. ये आप याद रखें, ठीक है ना, नॉर्मल. जब भी कभी कभार हार्ट रिलैक्स करता है, रिफिलिंग ऑफ हार्ट हो जाती है, कंट्रैक्ट में क्या होगा? कंट्रैक्ट में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड जाएगा. डायस्टोलिक में क्या होगा? डायस्टोलिक में रेस्ट करेगा हार्ट. रेस्टिंग की वजह से क्या होगा? रेस्टिंग की वजह से रिफिलिंग होती है. उस टाइम जो ब्लड प्रेशर होती है, ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में दैट इज अबाउट 80 mmHg. ये याद रखें आप, ठीक है ना. 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. ये आप याद रखें. कभी कभार जब भी ये प्रेशर ज्यादा होता है आर्टरीज में, ये वॉल्स जो होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं हाइपरटेंशन. is a common condition in which the long force of the blood against your artery walls, long term force of the blood against your artery walls is high enough that it may cause health problems. कौन से health problems होगी इससे? It may cause heart problems, it may cause brain problems, it may cause kidney problems and other organ diseases, ठीक है ना. हार्ट, ब्रेन, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स, ठीक है ना, एंड अदर ऑर्गन डिसऑर्डर्स. ओके, आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज हाइपरटेंशन. जब भी कभी कभार ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, ये ब्लड प्रेशर जो भी ये फ्लो होता है ब्लड का टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, ठीक है ना, ये ज्यादा हो, उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, या दूसरा नाम हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है ना. ओके, मैंने आपको बताया यहाँ पे ये ब्लड कहाँ से फ्लो होता है आर्टरीज में, और आर्टरीज में कौन कौन लीवर्स मदद करता है इन फ्लोइंग द ब्लड एंड इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, ठीक है ना. इसके बाद मैं इंसिडेंस पे आता हूं. द इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू द WHO इज लाइक दिस. इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 1.28 बिलियन अडल्ट्स. किस एज ग्रुप में? इन एज ग्रुप ऑफ 30 to 79 ईयर्स हैव हाइपरटेंशन, ठीक है ना. इनको क्या है? हाइपरटेंशन. अमंग दीज अबाउट, इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 46% ऑफ द अडल्ट्स आर अनअवेयर अबाउट द डिजीज. इनको पता ही नहीं होता है डिजीज है. 46% ऑफ अडल्ट्स अमंग दीज आर अनअवेयर ऑफ द डिजीज. सो क्यों पता नहीं होता है? क्योंकि हाइपरटेंशन को हम बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज, ठीक है ना. साइलेंट किलर डिजीज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें आधों को पता ही नहीं होता कि हमें हाइपरटेंशन है, ठीक है ना. दे आर विदाउट साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है. 46% ऑफ अडल्ट्स आर विदाउट ऑफ अडल्ट्स, 46% ऑफ केसेस आर अनअवेयर ऑफ द डिजीज, आर अनअवेयर अबाउट द डिजीज, ठीक है ना. ये आप याद रखें इतना यहाँ पे. सो कितना अबाउट, अकॉर्डिंग टू द WHO इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 1.28 बिलियन केसेस of hypertension in the age group of 30 to 79. About 46% of cases are unaware about the hypertension disease, ठीक है ना. So it is a silent killer disease, ये आप याद रखें. इसी के साथ साथ आप याद रखो ये भी that what are the risk factors for the hypertension. कौन कौन से यहाँ पे रिस्क पे हैं which are at the risk of getting the hypertension. Okay, it includes two cases. One is modifiable
ये आपने पढ़ा होगा। एंड सेकंड इज नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है ना, एक मॉडिफाई हो सकता है, दूसरा वाला मॉडिफाई नहीं होगा। जो मॉडिफाइबल है उनमें आता है अनहेल्दी डाइट्स, ठीक है ना। अनहेल्दी डाइट्स में क्या आएगा, हाई साल्ट डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, यहाँ बोलते हैं हाई फैट डाइट, ठीक है ना। ऐसी फिजिकल इनएक्टिविटी आएगी, ऐसी स्मोकिंग अल्कोहल आएगा, ऐसी ओब्यूज पर्सन आएंगे, ठीक है ना, इन द मॉडिफाइबल। बट दीज रिस्क फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड, ठीक है ना, जिसमें क्या क्या आएंगे, अनहेल्दी डाइट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड ओबीज पेशेंट, ठीक है ना। इसी तरह नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में आता है फैमिली हिस्ट्री, एज, हेरिडिटी वगैरह जो भी डिजीज हो, ठीक है ना। क्या क्या, फैमिली हिस्ट्री और एज किसमें आती है, इन द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। दीस आर द रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन। ओके, आगे जाते हैं। आगे हमें पढ़ना है अबाउट द क्लासिफिकेशन। इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, वन इज द प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकंड इज द सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है ना। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है इसको बोलते हैं हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। इसका कोई भी काज नहीं होता है, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन, ठीक है ना। विदाउट एनी काज इज, अगर किसी भी पेशेंट में हाइपरटेंशन हो और उसको काज ना हो, दैट इज द प्राइमरी हाइपरटेंशन। ये कितने केसेस अकाउंट होते हैं, अबाउट 90 to 95 केसेस अकाउंट्स इन द प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है ना। कोई भी काज नहीं होता है, इडियोपैथिक काज होती है, ठीक है ना। देन सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सिमिलरली सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होगा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन मींस दैट आर विद द काजेस। वो काजेस मैं नीचे बताऊंगा क्या क्या काजेस हैं, बट इट अकाउंट्स अबाउट 5 to 10% ऑफ द केसेस। टोटल केसेस में कितने आते हैं, 5 to 10%, ठीक है ना। काजेस क्या होंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, ठीक है ना। पहले आएंगे रिनल डिजीज। रिनल डिजीज में आएगा एक्यूट नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऐसे ही आएगा रिनल फेलियर, ऐसे ही आ सकता है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, इसी तरह दूसरा है किसी भी पेशेंट में अगर इंडोक्राइनल डिजीज हो, क्या क्या इंडोक्राइनल डिजीज, फॉर एग्जांपल थायरोटॉक्सिकोसिस, डायबिटीज मेलिटस हो, ठीक है ना। जो भी जिस भी पेशेंट्स में ये सारी डिजीजेस होते हैं दैट आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग द हाइपरटेंशन। ओके, एक्रोमेगली हो, कुशन्स डिजीज हो, फियोक्रोमोसाइटोमा हो, ओके। दीज अगर किसी भी कंडीशंस में इंडोक्राइनल डिजीज हो, ठीक है ना, दैट पर्सन इज एट द रिस्क ऑफ गेटिंग द हाइपरटेंशन। और इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स, ऑरल कंट्रासेप्टिव्स, कोई ऑरल कंट्रासेप्टिव्स यूज करता होगा, ऐसे ही स्टेरॉइड्स कोई यूज करता होगा, ऐसे ही कोई माइग्रेन मेडिसिन यूज करते होंगे, एक्स्ट्रा। ओके, ऐसी मेटाबॉलिक कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्रोनिक गाउट, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसमें आएगा डायबिटीज मेलिटस, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ऐसे कोलेजन डिसऑर्डर्स में क्या आएंगे, एसएलई आएगा, सिस्टेमिक लूप्स इरिथेमेटस, स्क्लेरोडर्मा आएगा इसमें, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें आता है एंसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर आता है, एक्स्ट्रा। ऐसी प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन हो, दैट इज पीआईडी, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, पीआईएच जिसको हम बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ओके, यहां हम बोल सकते हैं प्री इक्लेम्पसिया केसेस में हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और प्री इक्लेम्पसिया। ओके, इसके बाद दूसरा चीज यहां पे आता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। ये आपको अच्छे से याद रखना है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, एचटीएन मींस हाइपरटेंशन, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। क्या होता है ये एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, देखो अगर किसी भी पेशेंट में डायस्टोलिक बीपी कंटिन्यूअसली रेज होता है अबव 120 mmHg, डायस्टोलिक नॉर्मल कितना होता है 80, 120 mmHg से कंटिन्यूअसली राइज होता है 130 140, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ पेशेंट इज लीडिंग टुवर्ड्स द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ओके, क्योंकि जब भी कंटिन्यूअसली प्रेशर इंक्रीज रहेगा, डायस्टोलिक प्रेशर, दैट मींस ऑर्गन डैमेज होने का खतरा है, ठीक है ना। ओके, इसीलिए इस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। ओके, कंटिन्यूअसली प्रेशर इंक्रीज होता है, कंट्रोल नहीं होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, इट इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। कौन क्या क्या लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो सकती है इसमें, जैसे ब्लाइंडनेस हो सकता है, ओके, ब्लाइंडनेस, जैसे सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, जैसे किडनी फेलियर हो सकता है, जैसे कार्डियक फेलियर हो सकता है। ओके, इस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, ठीक है ना। उसका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूसली रेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले 160/110 होगा, दूसरी बार अगर आप चेक करोगे 170/120, 180/130, ठीक है ना, ऐसे ही कंटिन्यूसली रेज होता है, वो कंट्रोल नहीं होता है विद द ड्रग मैनेजमेंट। ओके, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन। ओके, दैट इज वेरी डेंजरस एंड इज लाइफ थ्रेटनिंग। ये सारे काजेस क्या थे, these were causes of the secondary hypertension, जो भी renal disease, endocrine effect of drug, metabolic आया, collagen आया, neurological आया, pregnancy आया, these were causes of the secondary hypertension, ठीक है ना। इसी के बाद मैंने आपको बोला that malignant hypertension क्या होता है, उसका दूसरा नाम accelerated hypertension। ओके, सो अगर एग्जाम में आए आपको that
व्हाट इज द क्लासिफिकेशन और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द हाइपरटेंशन। पहले ही आपको सिंपली लिखना है प्राइमरी हाइपरटेंशन इज देयर। प्राइमरी क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट इज इडियोपैथिक, इट इज विदाउट द कॉजेज। द 90 to 95% ऑफ केसेस आर देयर व्हिच हैज द प्राइमरी हाइपरटेंशन व्हिच इज विदाउट द कॉज। इसी तरह सेकेंडरी हाइपरटेंशन में आपको आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, दैट इज अकाउंट्स अबाउट 5 to 10% केसेस। क्यों बोलते हैं इसको सेकेंडरी? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद एनी कॉज, ठीक है ना। क्या क्या कॉज हो सकते हैं? रेनल डिजीज हो सकते हैं, एंडोक्राइनल डिजीज हो सकते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग हो सकता है, मेटाबॉलिक कॉजेज हो सकते हैं, कोलोजन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में हो सकता है जैसे पीआईएच इक्लम्पशिया या इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही तीसरा टाइप क्या है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जिसको हम दूसरा नाम एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसको हम क्यों मैलिग्नेंट बोलते हैं? बिकॉज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, इट्स डेंजरस टू द पेशेंट, ठीक है ना। इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लाइक ब्लाइंडनेस, सेरेब्रल हेमरेज, किडनी फेलियर, कार्डियक फेलियर। एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअसली इसका बीपी बढ़ता रहता है, ठीक है ना। इसका डायस्टोलिक बीपी अबव 120 होता है, ठीक है ना। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन। आगे बढ़ते हैं, डिग्रीज ऑफ द हाइपरटेंशन। सो व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ द हाइपरटेंशन? नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, सीवियर क्या होता है, ये आपको देखना है। नॉर्मल में आता है 120/130, 120 to 130 सिस्टोलिक, लेस देन 85 डायस्टोलिक हो सकता है। हाई नॉर्मल, सब नॉर्मल 130 to 139 सिस्टोलिक, 85 to 89 डायस्टोलिक, ठीक है ना, mmHg। माइल्ड हाइपरटेंशन किसको हम बोलेंगे? अगर 140 to 159 सिस्टोलिक आया, 90 to 99 डायस्टोलिक आया। मॉडरेट किसको हम बोलेंगे? 160 to 179 सिस्टोलिक आया, 100 to 109 क्या आया? डायस्टोलिक। सीवियर किसको हम बोलेंगे? 180 to 209 सिस्टोलिक आता है, 110 to 119 डायस्टोलिक आता है, उसको हम बोलते हैं सीवियर, ओके। इसके बाद हाईली सीवियर आता है केसेस दैट इज मोर देन 210 सिस्टोलिक एंड मोर देन 120 डायस्टोलिक। जैसे मैंने बोला एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन जिसको हो, वो वेरी सीवियर केस में जाता है, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द ऑर्गन फेलियर ऑफ द पेशेंट, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ, ठीक है ना। सो हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर डिजीज ऑफ द बॉडी, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी। देखो ये पैथोफिजियोलॉजी इज इन केस ऑफ प्राइमरी, मैं यहाँ पे कुछ पैथोफिजियोलॉजी बताऊंगा यहाँ पे कैसे हाइपरटेंशन होता है बॉडी में। इन केस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, उसके बेसिस पे बहुत सारे कॉजेज हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ये हाइपरटेंशन होता है एक पेशेंट में। मैं यहाँ पे कुछ कॉजेज आपको बताऊंगा। इन द प्राइमरी हाइपरटेंशन होता क्या है वहाँ पे? पहली कॉज क्या है? कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ओके। एबनॉर्मलिटी इन कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। वो कैसे होता है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। कैसे एक पेशेंट में अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, उसको कैसे हाइपरटेंशन होता है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। देखो जो ये प्रेशर ऑफ द ब्लड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कार्डियक आउटपुट एंड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, या हम ऐसे बोल सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द ऑन द बैलेंस बिटवीन द कार्डियक आउटपुट एंड द पेरिफेरल, बैलेंस बिटवीन कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ओके। देखो मोस्ट ऑफ पेशेंट्स में क्या क्या देखते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स में क्या देखते हैं, दैट पेशेंट को, पहला केस मैं बताऊं, केस फर्स्ट, पेशेंट को क्या होता है? नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, सीओ मींस कार्डियक आउटपुट, और उसको इंक्रीज्ड क्या होता है यहाँ पे? पेरिफेरल रेजिस्टेंस। क्या होता है? इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ओके। इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे होता है? रेज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे होता है इस पेशेंट में? पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जैसे मैंने बोला आपको, ट्यूनिका मीडिया जो होता है दैट कंटेन स्मूथ मसल, बाय दैट कंट्रैक्शंस, मैंने पहले ही बताया था आपको, वी डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। बाय द स्मूथ मसल कंट्रैक्शंस, बाय द स्मूथ मसल कंट्रैक्ट, ऐसी उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। व्हाट द रेजिस्टेंस विल गिव द वॉल्स ऑफ द दिस आर्टरीज, ठीक है। क्या रेजिस्टेंस देगा वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसकी जो डिटरमाइन करेगा ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। अब जो ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। देखो अब आपको पता ही होगा, जब भी स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होता है, ये डिपेंड करता है ऑन द इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, या हम बोल सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द गेटेड चैनल्स, ठीक है ना। गेटेड चैनल्स पर डिपेंड है, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम पर डिपेंड है। अगर एबनॉर्मलिटी आई इंट्रासेल्युलर कैल्शियम में, दैट मींस इट विल लीड टू द इंक्रीज्ड और रेज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस दैट कैन कॉज द इंक्रीज्ड बीपी, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर। अगर किसी को समझ नहीं आया यहाँ पे आयन गेटेड चैनल्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं अलग से इसमें वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दैट आपको समझ में नहीं आया ये, मैं अलग से इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा। सो पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, दैट क्या रेजिस्टेंस देती है लेयर्स ऑफ द आर्टरीज। ये किस पे डिपेंड है? ऑन द स्मूथ मसल कंट्रैक्शंस। जब भी ब्लड फ्लो होता है थ्रू द आर्टरीज, कैसे रेजिस्टेंस देगा ये यहाँ पे, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर ये मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है? बाय द इंट्रासेल्युलर, बाय द आयन गेटेड चैनल्स, बाय द कैल्शियम, ठीक है ना। अगर कभी कभार कैल्शियम कंसंट्रेशन या कैल्शियम में या हमारे जो भी गेटेड चैनल्स है उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आए, विच विल लीड टू द इंक्रीज्ड पेरिफेरल रेजिस्टेंस दैट विल कॉज इंक्रीज्ड बीपी, ठीक है ना। पहला काज ये है, पहला केस ही है। केस नंबर सेकंड क्या है देखा गया है? केस नंबर सेकंड हम देखते हैं किसी किसी पेशेंट्स में क्या होता है, नॉर्मल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट व्हिच लीड्स टू द हाइपरटेंशन। इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट कैसे हो सकता है? बाय द ओवर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी। ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, आप याद रखो। जब भी कभी कभार किसी पेशेंट में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, दैट लीड्स टू द इंक्रीज कार्डियक आउटपुट व्हिच लीड्स टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। सो दीस कंडीशंस, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। अगर दोनों में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो दैट विल लीड टू द हाइपरटेंशन इन द पेशेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी में समझाऊंगा यहाँ पे आपको ऑन द बेसिस ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन वेरी इंपॉर्टेंट, एंजियोटेंसिन
सिस्टम। मैं इस पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए व्हाट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। देखो जो रेनिन होता है, दिस रेनिन इट इज सिक्रीटेड बाय द किडनीज। ये कभी कभार एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई इज रेनिन सिक्रीटेड बाय द किडनीज, कौन से पार्ट में? बाय द जैक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस। ये रेनिन कहाँ से सिक्रीट होता है? किडनी से। ये रेनिन क्यों सिक्रीट होता है? इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोमेरुलर अंडर परफ्यूजन, ठीक है ना। अगर ग्लोमेरुलर में परफ्यूजन कम हो तब रेनिन सिक्रीट होगा, अंडर परफ्यूजन। और कब सिक्रीट होगा? जब भी किसी पेशेंट में रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ फ्लूइड, डिहाइड्रेटेड हो, रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हुआ होगा, ठीक है ना। अगर किसी पेशेंट में रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड हो या ग्लोमेरुलर अंडर परफ्यूजन हो, या किसी भी पेशेंट में क्या हो, एबनॉर्मलिटी इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। किसमें आए? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए जिसकी वजह से हमें हाइपोटेंशन हो, उस टाइम पे क्या सिक्रीट होता है? किडनीज का सिक्रीट करते हैं रेनिन, ठीक है ना। मैंने बोली कंडीशंस, व्हेन द रेनिन इज सिक्रीटेड, व्हेन देयर विल बी ग्लोमेरुलर अंडर परफ्यूजन, व्हेन देयर विल बी रिड्यूस्ड इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड, व्हेन देयर विल बी सिंपैथेटिक एबनॉर्मलिटी इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तब रेनिन सिक्रीट करता है किडनीज। ओके, अब ये रेनिन करता क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। देखो जब भी ये रेनिन सिक्रीट होता है वहां से क्या सिक्रीट होता है? एंजियोटेंसिन। समझो यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन कौन सिक्रीट करता है? लिवर, ठीक है ना। ये रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजिन को चेंज करता है इनटू अ पेप्टाइड कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट किसने किया? रेनिन ने किया। रेनिन ने क्या किया? रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन को चेंज किया इनटू अ पेप्टाइड कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है इसको चेंज करता है किडनीज में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कौन चेंज करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को चेंज करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, ठीक है ना। जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड है, यहाँ पे समझो आप, जो ये एंजियोटेंसिन सेकंड यहाँ पे जो बना, इट इज द पोटेंट वासो कंस्ट्रिक्टर। क्या है ये? पोटेंट वासो कंस्ट्रिक्टर। दैट मीन्स इट कैन इंक्रीज द बीपी, इट कैन इंक्रीज द बीपी, सिंपल पैथोफिजियोलॉजी है, इट कैन इंक्रीज द बीपी। इसी के साथ साथ ही एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? ये काज करता है एड्रिनल ग्लैंड्स को, क्या बोलता है? एड्रिनल ग्लैंड्स को बोलता है आप क्या करो, आप रिलीज करो एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। किसको बोलता है? एड्रिनल ग्लैंड्स को बोलता है दैट रिलीज द एल्डोस्टेरोन। क्यों? टू स्टिमुलेट एपिथेलियल सेल्स, टू स्टिमुलेट, क्या करना है इसको? स्टिमुलेट करना है एपिथेलियल सेल्स को। क्यों स्टिमुलेट करना है एपिथेलियल सेल्स को? ताकि ये रिअब्सॉर्ब करे साल्ट और वाटर। फिर से क्या रिअब्सॉर्ब करे? साल्ट एंड वाटर व्हेन देयर विल बी द हाइपोटेंशन, ठीक है ना। ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन सेकंड। वो क्या करता है? स्टिमुलेट एपिथेलियल सेल्स, जो क्या करता है? रिअब्सॉर्ब हो साल्ट एंड वाटर, रिअब्सॉर्ब साल्ट एंड वाटर व्हिच लीड्स टू द इंक्रीज इन बीपी। इंक्रीज इन बीपी, समझ में आया? दो चीजें होती है। पहले रेनिन जो सिक्रीट होता है, मैंने बोला कैसे सिक्रीट होता है, वो क्या चेंज करता है? लिवर में प्रोड्यूस होता है एंजियोटेंसिनोजिन। ये एंजियोटेंसिनोजिन वो चेंज करता है इनटू अ पेप्टाइड कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन फर्स्ट। एंजियोटेंसिन फर्स्ट चेंज करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनटू अ पेप्टाइड कॉल्ड एज एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड इज द पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर, वी कैन इंक्रीज द बीपी, सिंपल। ओके, एंड एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? इट कॉजेज एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन व्हिच स्टिमुलेट्स एपिथेलियल सेल्स टू रिअब्सॉर्ब साल्ट एंड वाटर लीडिंग टू द इंक्रीज इन बीपी। वेरी इजी, ठीक है ना। ये क्या काम करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार फिर से देखिए ये मैंने क्या बोला। अगर किसी को समझ नहीं आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोलें, मैं फिर से समझाऊंगा दूसरा वीडियो बना के। इसके बाद आता है तीसरा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये तीन चीजें आप समझे, आपको खुद ही समझ में आएगा बीपी कैसे इंक्रीज होता है। देखो सिंपैथेटिक नर्वस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आता है। देखो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इट कॉज बोथ आर्टरियोलर, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है? आर्टरियोलर डायलेशन, और क्या कॉज करता है? आर्टरियोलर वासो, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, आर्टरियोल कंस्ट्रक्शन। सो हम बोलेंगे इन द नटशेल दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस में मदद कर रहा है? इन मेंटेनिंग द बीपी, इन मेंटेनिंग द बीपी। देखो जब भी कभी कभार किसी भी पेशेंट में स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस की वजह से रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन होता है, ये आपको पता ही है, मैंने पढ़ाए हैं इन द साइकेट्री। इट रिलीजेस एपिनेफ एंड नॉर एपिनेफ, स्ट्रेस की वजह से, ठीक है ना। वो क्या काम करता है? एपिनेफ और नॉन एपिनेफ जब रिलीज होता है उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस इंड्यूस्ड वासो कंस्ट्रक्शन। क्या होता है? स्ट्रेस इंड्यूस्ड वेजो कंस्ट्रक्शन। स्ट्रेस इंड्यूस्ड वेजो कंस्ट्रक्शन जब होता है किसकी वजह से? इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है बाय द सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, ठीक है ना। दिस इज सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी मींस जब भी कभी कभार स्ट्रेस की वजह से नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन निकलता है उसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रेस इंड्यूस्ड वासो कंस्ट्रक्शन व्हिच लीड्स टू द वास्कुलर हाइपरट्रॉफी। उसकी वजह से क्या होता है? वास्कुलर
हाइपरट्रॉफी। वस्कुलर हाइपरट्रॉफी जब होता है उसकी वजह से इंक्रीज इन बीपी हो सकता है, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 कंडीशंस इन द पैथोफिजियोलॉजी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो समझना है आपको, आप फिर से रिवाइज करो, ये फिर से पढ़ो ये। द फर्स्ट इज द कार्डिक आउटपुट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है आपको पता ही है, हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर डिजीज, साइलेंट किलर डिजीज। ओके, आधों को मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट डोंट नो अबाउट द सिम्टम्स और अनअवेयर अबाउट द डिजीज, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट किलर डिजीज। ओके, इसमें ज्यादातर प्राइमरी फीचर्स क्या आते हैं, हॉस्पिटल हेडेक होता है, चेंजेस इन विजन होते हैं, फैटीग होता है, इंसोम्निया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, लेक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी हो सकता है, ठीक है ना। दैट इज अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। ओके, इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन पार्ट में आप ऐसे याद रखो, क्रिप, CREB, ये किस पे अटैक करता है, ऑन द कार्डियक, दूसरा रिनल, तीसरा आई, चौथा ब्रेन, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे ब्रेन में होता क्या है, फिर हम देखेंगे CVS, आई, रिनल और थोड़े से कॉम्प्लिकेशन बाकी जो है वो भी हम देखेंगे। ब्रेन में आपको पता ही होगा, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, इंसेफेलोपैथी, ऐसी सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, ऐसे भी सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप याद रखो। CVS में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ऐसी मायोकार्डियल इस्कीमिया या इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकता है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आई रिलेटेड ब्लाइंडनेस, पता ही आपको, ब्लाइंडनेस हो सकता है, डिमिनिश्ड विजन, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ऐसी रिनल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, रिनल फेलियर, ऐसी यूरीमिया हो सकता है, एक्स्ट्रा। लेग्स में क्या हो सकता है, लिम्फ पेन, यह हम दूसरा नाम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में क्या होता है, जब भी एक क्लाइंट चलता है उसको पेन होता है लिम्फ्स में, और जब भी वो रेस्ट करता है वो पेन खुद ही रिलीव होता है। ओके, या लास्टली गैंग्रीन फॉर्मेशन होता है लेग्स में, गैंग्रीन फॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है इन द कॉम्प्लिकेशन। दीज आर सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन, ठीक है ना। ब्रेन रिलेटेड, CVS, आई, रिनल, इफेक्ट ऑन लेग्स, आपको इतना याद रखना है। ग्रिप, C फॉर कार्डियक, R फॉर रिनल, E फॉर आई, B फॉर ब्रेन, इतना आपको याद रखना है ताकि आप कॉम्प्लिकेशंस एग्जाम में अच्छे से लिखो, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊंगा डायग्नोसिस के बारे में, हम कैसे डायग्नोज करेंगे दैट दिस इज द हाइपरटेंशन। ओके, फर्स्टली आपको पता ही है, वी विल डू फिजिकल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद ECG मॉनिटरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस। ECG मॉनिटरिंग में क्या होता है, जब भी बीपी इंक्रीज होता है, एक्सेलेरेटेड होता है, इंक्रीज बीपी, उस वक्त क्या होता है, ST सेगमेंट डिप्रेशन या फ्लैटनिंग या इन्वर्जन ऑफ T वेव देख सकते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ ECG हम ST सेगमेंट डिप्रेशन देख सकते हैं या फ्लैटनिंग और इन्वर्जन ऑफ T वेव, ठीक है ना। इसी तरह हम पेशेंट को चेस्ट एक्सरे बोलेंगे करने के लिए, एक्सरे चेस्ट, ठीक है ना। क्यों, टू शो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्लार्जमेंट अगर होगा, ठीक है ना, उसमें क्या होगा, बूट शेप्ड हार्ट। ओके, इसी तरह यूरिन टेस्ट फॉर टू चेक फॉर हेमाटूरिया और प्रोटीन यूरिया, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसी तरह सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्यों देखना है हमें, टू चेक इंक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन, पेशेंट को हाइपरनाइट्रेमिया मत है, या हम चेक करेंगे पेशेंट को हाइपोकैलेमिया मत है, ठीक है ना। दीज आर सम ऑफ द डायग्नोसिस बाय विच वी कैन डायग्नोज अ पेशेंट फॉर द हाइपरटेंशन, ये आपको याद रखना है। असेसमेंट, ECG, एक्सरे चेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है ना। ECG में आप याद रखो ST डिप्रेशन देखते हैं हम विद मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, फ्लैटनिंग इन्वर्जन ऑफ T वेव होता है। ओके, दिस इज अबाउट द डायग्नोसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, होप यू लाइक द सेशन। अब यहाँ हाइपरटेंशन में रहता है ट्रीटमेंट पार्ट, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है। ओके, होप यू लाइक द सेशन, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल नर्सिंग ऑफिसर्स टू गेट मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।